हे डियर लर्नर्स, आज हम डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड्स में फिनोल क्लोरोफॉर्म मेथड, जिसे ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन मेथड भी कहा जाता है, डिस्कस करेंगे. We have already discussed about Chilex 100 method, FTA paper method. You can check out the playlist जो कि हमने household DNA extraction methods पे बनाया हुआ है. We will learn about the principle, procedure, advantage, disadvantage along with the application, and हमारा मेन फोकस उसमें भी होगा फॉरेंसिक एप्लीकेशन पे ऑफ द फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड. अब इसको ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन मेथड क्यों कहते हैं? बिकॉज क्लोरोफॉर्म और फिनोल दोनों ही ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं. वैसे एसिड जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ये सब चीज़ से मिलकर वो बना हुआ रहता है. ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन मेथड जो है वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था. उसे बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने की वजह ये थी मेनली क्योंकि उतना कंपैटिबल मेथड हमें कोई मिल नहीं रहा था कि उस लेवल का मेथड हो जहाँ पे एकदम अप्रोप्रिएट तरीके से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकें. बट एक टाइम के बाद इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स नज़र आने लगे, जैसे कि फिनोल जो है वो बहुत ही टॉक्सिक होता है. इट इज़ कोरोसिव इन नेचर एज वेल. सो ड्यू टू सेफ्टी इशूज़ या तो फिर टॉक्सिक है मीन्स सम और अदर वे में वो कहीं ना कहीं रिजल्ट के साथ इंटरफेयर कर सकता है. ये सारे रीजंस की वजह से दिस मैथड वॉज डिसकंटिन्यूड और इसका यूज़ काफ़ी कम हो गया. ऐसा नहीं है कि ये नहीं यूज़ होता, इट माइट बी यूज इन सम प्लेसेस बट नाउ नॉट एट दैट डिग्री जैसे ये पहले यूज़ किया जाता था. डीएनए एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं. इवन वी हैव लर्न अबाउट 3 मैथड्स. तो ये जो प्रोसेस हम सिलेक्ट करेंगे इट समवेयर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बायोलॉजिकल एविडेंस जो हमने ऑब्टेन किया है. वो कोई सा भी फ्लूइड हो सकता है. इट कैन बी इधर सीमेन, सलाइवा, ब्लड, कुछ भी हो सकता है. डीएनए तो किसी भी बॉडी फ्लूइड से हम निकाल सकते हैं ना. इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू यूज़ ब्लड इटसेल्फ या फिर ब्लड ओनली. इट माइट नॉट बी द केस. ठीक है. फिर क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी में सीन ऑफ क्राइम से वो फ्लूइड को ऑब्टेन किया हुआ है. तो ये डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, है ना. फिर सेल का टाइप हो गया, ये सब के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ करना है डीएनए निकालने के लिए. स्पेसिफिक डीएनए एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर फॉर अ सैम्पल ऑफ इंटरेस्ट कैन बी फाउंड इन द लिटरेचर. नाउ अगर हम देखें कि प्रोसीजर क्या होता है ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन मेथड का, तो सबसे पहले तो हर एक एक्सट्रैक्शन मेथड में सबसे पहले आपको सेल लाइसिस करना पड़ता है. जब तक हम सेल को नहीं तोड़ेंगे उसके अंदर का कंपोनेंट हम बाहर कैसे निकालेंगे. इट इज़ एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल एंड ऑब्वियस थिंग इजंट इट. तो इसके लिए हम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि प्रोटीएज के बिफोर द एक्सट्रैक्शन विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. फिर प्रोटीएज के से हमने क्या किया, फॉर एन एग्जाम्पल ये है एक सेल. देन सेल के अंदर में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, उसमें डीएनए भी होगा. फिर जैसे ही इस सेल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, इसकी वॉल्स को ब्रेक किया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ा जाएगा. इन केस अगर वो एनिमल का सेल है तो सेल वॉल का प्रेजेंट होगा. इन केस अगर वो प्लांट का सेल है तो एनिमल के केस में सेल मेम्ब्रेन मिलेगा. उसको ब्रेक करेंगे, देन डीएनए को बाहर निकालेंगे. इजंट इट. तब तो आगे का प्रोसीजर जो है वो कैरी आउट किया जा सकेगा. फिर अब आएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. प्रोटीन का रिमूवल जो होता है वो मोस्टली कैसे कैरी आउट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है. फिनोल क्लोरोफॉर्म एंड आइसोमाइल अल्कोहल को 25:24:1 के रेशियो में लिया जाएगा. मतलब कि 25 पार्ट्स रहेगा फिनोल का, 24 पार्ट्स रहेगा क्लोरोफॉर्म का एंड 1 पार्ट रहेगा आइसोमाइल अल्कोहल का. दिस फिगर इज़ ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंस बिकॉज ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है. फिनोल की क्वालिटी होती है वो डेंसिटी में थोड़ा ज़्यादा होता है व्हेन कंपेयर टू वाटर. ठीक है. तो कभी कभी इसको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक्वस फेज से, विच इज़ वाई क्लोरोफॉर्म कम्स इनटू पिक्चर. क्लोरोफॉर्म की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है व्हेन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द फिनोल. तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, क्लोरोफॉर्म और फिनोल जो रहेगा वो एक ऑर्गेनिक फेज फॉर्म कर देता है एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब. आई विल शो यू दिस विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, जिससे हमको ईजिली समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरह से अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है. वो अपने आप डिवाइड होता है, इसे किया नहीं जाता. क्लोरोफॉर्म जो रहेगा और अपना फिनोल रहेगा, ये सब एक अलग फेज़ बना लेते हैं. देन नॉर्मल एक्वस फेज़ अलग हो जाता है. वी विल लुक अबाउट इट इन फर्दर स्लाइड्स. आइसोमाइल अल्कोहल भी रहता है, उसको भी डाला जाता है फ्रॉदिंग या फिर फोमिंग को रोकने के लिए. तो क्या है ना, थोड़ा ये एंटी फोमिंग एजेंट की तरह काम करता है. ओके. नाउ concentration of DNA.
दो बहुत ही कॉमन मेथड हो रहे हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं डीएनए के कॉन्सेंट्रेशन के लिए। अब हमने डीएनए भी निकाल लिया, सेल मेम्ब्रेन भी ब्रेक हो गई। नाउ वी विल हैव अ लुक एट द मेथड दैट इज इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू कॉन्सेंट्रेट द डीएनए। या तो फिर आप इथेनॉल प्रेसिपिटेशन यूज़ करते हैं या फिर अल्ट्रा फिल्टरेशन मेथड यूज़ करते हैं। ये दोनों ही इक्वली अच्छे मेथड है, किसी को भी यूज़ किया जा सकता है। पहले मेथड में, इथेनॉल प्रेसिपिटेशन मेथड में, नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन मतलब कि देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारा इथेनॉल डाला एंड ये है आपका डीएनए फ्रेगमेंट। अब क्या होगा, डीएनए जो रहेगा ना वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे में चला जाएगा। सो यू कैन ईजिली एक्सट्रैक्ट इट आउट फॉर दी फर्दर प्रोसेस। अब उसमें आप चाहे पीसीआर कैरी आउट करें, आरएफएलपी कैरी आउट करें, इट इज़ ऑल योर कॉल। सबसे पहले डीएनए जो रहेगा वो क्या होगा ना, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कैसे, एक्वस सॉल्यूशन यूज़ किया जाएगा इथेनॉल का और सॉल्ट का। ये दोनों ही मेनली प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है जिनकी वजह से ये एंटायर प्रोसेस सक्सेसफुली कैरी आउट हो सकता है, जिसके चलते आप डीएनए को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं इजीली। इथेनॉल जो रहेगा वो कम्प्लीटली डिप्रेट कर देता है किसको, शेल को, डीएनए के। फाइन, तो नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट जो रहेगा इट विल बी एक्सपोज्ड आउट। वहीं पे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक होती है वो एक अल्टरनेटिव मेथड होती है किसकी, इथेनॉल प्रेसिपिटेशन मेथड की। ये दोनों अल्ट्रा फिल्टरेटिंग डिवाइसेस हो जाते हैं। माइक्रोकॉन और एमिकॉन जो होता है वो मेनली सेंट्रीफ्यूगल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डिवाइसेस होते हैं। फाइन, इसकी एक कंडीशन रहती है, जब आप माइक्रोकॉन को लेंगे तो इट्स यूनिट शुड बी समवॉट इक्वल और स्मॉलर देन दैट ऑफ द वेट ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट जो कि आप यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैंने ये लिया है एक डीएनए फ्रेगमेंट, देन आई वुड हैव टू मेक श्योर कि जो माइक्रोकॉन ले रही हूँ वो कहीं ना कहीं छोटा हो। जैसे कि 5 सपोज लेंगे मीटर्स का, माइक्रोमीटर्स का है, तो मैं जो माइक्रोकॉन सिलेक्ट करूँगी वो छोटा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दी फ्रेगमेंट ऑफ माई इंटरेस्ट। ओके, देन cutoff size is mostly 100 kilodalton for forensic DNA analysis. Then ये है पूरा प्रोसीजर which is explained to you pictorially. सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हम एक क्यूबेट लेंगे जिसमें हम ब्लड स्टेन डालेंगे या जो भी सैम्पल हमने ऑब्टेन किया है। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्टेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू यू। उसमें एसडीएस यानी कि सोडियम डोडासाइल सल्फेट, डीडीटी, डाइथायोथ्राइटोल अलॉन्ग विथ EDTA एंड प्रोटीज के डाला जाएगा। इस हर एक कंपोनेंट का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि कोई इनमें से किलेटिंग एजेंट होता है, कोई डीएनएस के फंक्शन को रोक रहा होता है। डीएनएस क्या करता है, डीएनए को डिग्रेड कर देता है, तो उसको भी रोकना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो इस वजह से हम ये सारे कंपोनेंट डालेंगे और इसको इंक्यूबेट कर देंगे 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इंक्यूबेट करने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूज मशीन आती है सेंट्रीफिकेशन जो कैरी आउट करती है, तो सेंट्रीफ्यूज में लेके अपन इसको सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। उसके बाद इसमें क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल अलॉन्ग विद आइसोमाइल अल्कोहल डाल देंगे। किस प्रोपोर्शन में, 25:24:1 जो वहाँ पे मेंशन था। फिर उसके बाद वर्टेक्सिंग करेंगे। वर्टेक्सिंग मतलब वही सिंपली मिक्सिंग होती है। उसके बाद फिर से एक बार सेंट्रीफिकेशन करना होगा एंड जो भी आपको ऑब्टेन हुआ है उसको एक फ्रेश टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, ऐड सम TE बफर, देन फिर से सैंपल को कॉन्सेंट्रेट कर देना है। अगेन सेंट्रीफिकेशन के बाद DNA ऑब्टेन हो जाएगा विच कैन बी यूज फॉर क्वान्टिटेटिव अलॉन्ग विथ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वान्टिटेटिव DNA एनालिसिस या तो फिर PCR जो भी परफॉर्म करना है हम उस रिस्पेक्टिव DNA से कर सकते हैं। नो रिजल्ट कैसा ऑब्टेन होगा, इट इज़ समथिंग विच यू शुड फोकस मोस्टली ऑन। सबसे पहले एक एक्वस लेयर बन जाएगी और दूसरी बन जाती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेयर। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेयर में क्या क्या होता है, फिनॉल अलॉन्ग विथ क्लोरोफॉर्म होता है। फाइन, तो प्रोटीन जो रहेगा ये इंटरमीडिएट, इसको क्लियर कर देते हैं पहले। प्रोटीन जो रहेगा वो इस इंटरमीडिएट लेयर में रहता है। DNA टॉप मोस्ट एक्वस लेयर में रहेगा और लिपिड जो रहेंगे दे विल बी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फेज। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फेज कैसे बनेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से बनेगा जो कि फिनॉल और क्लोरोफॉर्म दोनों ही हैं। ओके, देन आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू यू एंड रिजल्ट जो ऑब्टेन होता है वो इसी प्रपोर्शन में होता है। सम ऑफ द मेजर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एकदम बिगनिंग में जब हमने डिस्कस किया था कि फिनॉल जो होता है वो थोड़ा सा हार्मफुल होता है नेचर में। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मेजर सेटबैक हुआ इसके यूजेज के रिडक्शन में।
फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन जो होता है उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज और benefit that we could think of from this procedure. Then double stranded DNA यूज़ होता है, जो कि RFLP में भी इस DNA को यूज़ कर सकते हैं एंड PCR में तो यूज़ कर ही सकते हैं. कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने कुछ मैथड्स जो पढ़े थे इसके पहले, वी हैव सीन दैट कि सिंगल स्ट्रैंडेड DNA ऑब्टेन होता है, लाइक किलेटिंग जब हमने चिलेक्स 100 यूज़ किया था तब. सिंगल स्ट्रैंड DNA को आप RFLP में नहीं यूज़ कर सकते. देयर आर सम ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस, वी विल नो अबाउट इट व्हेन वी विल लर्न अबाउट RFLP प्रोसीजर इन डिटेल. दैट PCR में हम सिंगल स्ट्रैंडेड यूज़ कर सकते हैं. तो अगर किसी प्रोसेस से सिंगल स्ट्रैंडेड DNA यूज़ हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है, मीन्स द DNA इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर RFLP प्रोसीजर. ओके. Then major disadvantage, the organic extraction method is a little bit time consuming method, and of course किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक्सट्रैक्शन में ही पूरे 2 या 3 days लगा दे. Then it involves the use of hazardous reagent, the corrosive one, phenol of course. तो इस वजह से अगर हम सैम्पल को इस ट्यूब से उस ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं बार बार, तो वो भी कहीं ना कहीं कंटामिनेशन कॉज करेगा ही. तो दिस आर दी 3 मेजर डिसएडवांटेजेस. टाइम बहुत लेता है, दूसरा ये कि कुछ कोरोसिव जो भी एजेंट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, तो ऑब्वियसली दिस हजार्डस एजेंट क्रिएट अ कंसर्न ऑफ पर्सन सेफ्टी, ऑफ द स्टूडेंट्स या वर्कर सेफ्टी. देन ट्रांसफ़र जो सब्सिक्वेंटली होता है, दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न बिहाइंड वाई दिस मैथड इज़ एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग. So this is it for the day. I hope you have liked the lecture, and the reference of this lecture was based on Richard Leeser's Forensic Biology book, and even the images are derived from that book as well, so you can prefer that book and read it once.